नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुप्त काल अर्थात गुप्ता पीरियड। इससे पहले हम मौर्योत्तर काल के बारे में पिछली वीडियो अर्थात लेक्चर 10 के बारे में जान चुके हैं। तो आइए आज जाने गुप्ता पीरियड। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासक वैश्य थे अर्थात विष्णु उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों के सामंत थे। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इन्हें बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया गया। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। इस वंश में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थीं। इस वंश में सोने के मुद्रा के दिनार तथा चांदी की मुद्रा को रूपयक कहा गया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश का प्रारंभ 319 से 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। इस वंश के समय महिला को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया था। इस वंश की दरबारी भाषा संस्कृत थी। इस वंश में बाल विवाह की प्रथा थी। प्रभावती गुप्त के पुनः स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। पारा का आविष्कार भी इस वंश के समय हुआ था। इस वंश काल में गुजरात, बंगाल व तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। इस वंश में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ, जिसे चतुरंग कहा जाता था। हुड़ों का आक्रमण गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सती प्रथा का वर्णन 510 ईसा पूर्व में एरड़ अभिलेख से मिलता है। उस समय शासक भानुगुप्त थे। इस वंश के कुमारगुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यह समुद्रगुप्त यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसे प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। यह कुमार देवी का पुत्र था, अतः यह खुद को लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवी का नाती कहता था। इसके बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी, अतः यह अशोक के विपरीत था। इसने आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उसने उनसे कर वसूलता रहा। इन्हीं विजयी अभियान के कारण समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की गई। इसलिए बी.ए. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अर्थात इलाहाबाद से मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख में जहांगीर शासक का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक युद्ध एवं शांति का दूत हरिसेन का है। पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध कर्ता का उपाधि धारण किया। इन्होंने विक्रमांक का उपाधि धारण किया था और इसे कविराज भी कहा जाता है। इसके समय बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था। इसने आर्यावर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की, जिस कारण इसे कविराज कहा जाता है। इसे सिक्के पर वीणा बजाते हुए
तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। यह एक योग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रचकर खुद के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय इसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसे शक विजेता भी कहते हैं। इसे देवगुप्त के नाम से भी जानते हैं। परम भागवत का उपाधि इसी शासक द्वारा धारण किया गया था। इसके समय व्याघ्र शैली के सिक्के मिले। इसने चांदी के सिक्के चलाए। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने न्याय का सिंहासन पत्थर का बनाया था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास, संस्कृत लेखक अमरदास, कवि वराहमिहिर, खगोलविद धन्वंतरि, आयुर्वेदाचार्य आदि दरबार में विद्यमान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत आया। इसने अपनी यात्रा विवरण फो क्यूकी में बताया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। इसने महायान शाखा की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थित है। विश्व का पहला छात्रावास की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। 1198 में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण को असफल कर दिया था। इसके बाद गुप्त वंश में सबसे छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। इस वंश के विनाश का कारण हुड़ों का आक्रमण था। हुड़ आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गए जिससे सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूत थे। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्तकाल की देन है। गुप्तकाल की राजधानी कौशाम्बी थी। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था जो न्याय की भी सर्वोच्च था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो ग्रामिक के अधीन रहती थी। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार आमत्य था जो वर्तमान में जिला अधिकारी अर्थात डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समान था। फाहियान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत प्रचलित थी। निम्न जाति के लोग को चांडाल या अत्यज्ञ कहा जाता था। इस समय स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार था और वे देवदासी भी हो सकती थी। इस समय बाल विवाह पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का भी प्रचलन था। इस समय वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता था। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। महाराष्ट्र की इन गुफाओं की संख्या 29 है। 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की हैं। अजंता की गुफा बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा
बनाई गई, किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया। गुप्तकालीन स्थापत्य कला। इस समय वास्तु स्थापत्य, चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस समय में चैत्य और विहार की जगह मंदिर निर्माण पर विशेष बल दिया गया। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर, भूमरा, सतना, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर, नचकाना, कुठार, मध्य प्रदेश। भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर, ईंटों से निर्मित। विष्णु मंदिर, उदयगिरी, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर, खोह, मध्य प्रदेश। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। बाड़भट्ट ने सिंचाई के क्षेत्र में इस काल में घटी यंत्र के प्रयोग का विवरण दिया है। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश से पता चलता है कि इस काल में 12 प्रकार की भूमि थी। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व कर को हक्य अर्थात नगद या मेय अनाज के रूप में दिया जाता था, जो 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग तक हो सकता था। इस काल में कर को भाग कहा जाता था। उद्रंग अस्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला यह एक भूमि कर था। ऊपरी कर यह अस्थायी कृषकों पर लगने वाला कर था। गुप्तकालीन भूमि के निम्न प्रकार हैं। क्षेत्र। कृषि करने योग्य भूमि क्षेत्र कहलाती थी। वास्तु, वास करने योग्य भूमि वास्तु कहलाती थी। गोचर या चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। सील, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी वह सील कहलाती थी। अपृहत, बिना जोती हुई जंगली भूमि अर्थात बंजर। बंजर को अपृहत कहा जाता था। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकाल को संस्कृत साहित्य की स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकाल की दरबारी भाषा संस्कृत थी। काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र एवं वल्लभी आदि इस काल के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। नालंदा महाविहार की स्थापना भी इसी काल में हुई, जो विश्वविख्यात शैक्षणिक स्थल था। गुप्तकालीन साहित्यिक एवं लेखक। गुप्तकालीन साहित्य एवं लेखक। मृच्छकटिकम, शूद्रक, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम नाटक, विशाखदत्त। पंचतंत्र। विष्णु शर्मा, नीतिसार, कामदंक, कामसूत्र, वात्स्यायन, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, कालिदास। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान, शाकुंतलम का लिखा है। स्वप्नावसवदत्ता, भास। महाभारत, वेदव्यास। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट। मालती माधव, भवभूति। गणितसार, श्रीधर। विघ्नटू, धन्वंतरी। सुदर्शन झील, राजा कार्य, राज्यपाल। चंद्रगुप्त मौर्य, निर्माण कार्य किए। पुष्यमित्र वैश्य, राज्यपाल थे। अशोक, जीर्णोद्धार, तुषास्पय। रुद्रदामन, जीर्णोद्धार, सुविशाख। स्कंदगुप्त, जीर्णोद्धार किए और पड़दंत, राज्यपाल थे। हुड़ का क्षेत्र फारस अर्थात ईरान से अफगानिस्तान तक था। इनकी राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। तारामाड़ तथा मिहिरकुल दो प्रमुख हुड़ आक्रमणकारी थे। मिहिरकुल बौद्ध विरोधी तथा मूर्तिभंजक अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला था। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें हुड़ों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया। जब हुड़ भारत पर आक्रमण किए उस समय गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था।
यह मध्य एशिया का रहने वाला था जो एक बर्बर एवं खानाबदोश थे। हुड की दो शाखाएं। पश्चिमी पूर्वी भारत पर जिस हुड ने आक्रमण किया वह पूर्वी शाखा था। चीन साहित्य में हुड को हुंग नू कहा जाता है। यह एक जाति समूह था जिसका कोई धर्म न था। पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। इस समय के संस्थापक पुष्यभूत वर्धन थे जो गुप्त काल में एक सामंत थे। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में बसाई थी। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन थे। इस वंश का अगला शासक अर्थात वर्धन वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। इन्होंने परम भाटारक और महान राजाधिराज का उपाधि धारण किया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के 3 सामंत थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन व राजश्री। राजश्री की विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। राजश्री की हत्या करने का भी प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भाग गई। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। गौड़ अर्थात बंगाल शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। साथ ही इसने बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिया। वर्तमान बौद्ध वृक्ष 6ठी पीढ़ी का है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौतियां थीं, राजश्री का पता लगाना, साम्राज्य को संभालना। हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षुक के सहयोग से राजश्री का पता लगाया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और अपने साम्राज्य को संभालने लगा। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कन्नौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। इसने 3 पुस्तकों की रचना की, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, कादम्बरी व हर्षचरित। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। इसके काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। इसके समय मथुरा सूत्री वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। इसके समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा किया। 629 ईस्वी में जब ह्वेनसांग भारत आया तब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। ह्वेनसांग की यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। शिवयुगी की रचना ह्वेनसांग द्वारा किया गया था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अर्थात स्टूडेंट रहे तथा अध्यापन अर्थात टीचर का कार्य भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों की आय हर्षवर्धन ने दान में के रूप में दिया था। ह्वेनसांग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष ह्वेनसांग को बना दिया, जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया। कुंभ मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता है। हर्षवर्धन हिंदू था, किंतु वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित था। हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। इसके समय कन्नौज में बहुत बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे 5वीं बौद्ध संगीति भी कहते हैं। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था, किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं शामिल कर पाया। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का कर्नाटक में स्थित ऐहोल अभिलेख से मिलता है। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन को कोई संतान नहीं थी, जिस कारण हर्षवर्धन वंश का पतन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य अर्थात सन्नाटा की स्थिति में आ गई। इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहा जाता है। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ।
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ। तो ये रहा आज की वीडियो में गुप्त वंश, गुप्ता पीरियड। इसके बाद अगली वीडियो में हम जानेंगे दक्षिण भारत के बारे में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।